क्या हाल है बच्चों? स्टार्ट किया जाए लेक्चर आज का। एक सेकेंड, कुछ लोग वेटिंग में शो हो रहे हैं। ओके 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 ओके। यार कंसिस्टेंटली आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो क्लास में रिड्यूस होती चली जा रही है, इसका कारण बताओगे? मैं थोड़ा सा वरीड हो रहा हूँ इस चीज को लेकर के कि कंसिस्टेंटली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिड्यूस्ड क्यों हो रहे हैं। पहले 28, देन 26, देन 24, देन 22, देन 20, 18, 17, 15। क्या स्टोरी क्या चल रही है? और खास तौर से सेकंड मीटिंग में तो काफी सारे लोग गायब हो जाते हैं। हाँ, तो मुझे इसका बेटा कारण जानना है। आई मीन आप लोग अपने स्कूल की क्लासेस और जो फिजिकल क्लासेस हैं उसके बाद आप लोग एक्सर्ट फील करते हो, तो शाम तक आते आते थक चुके होते हो, स्टडी करने का मूड नहीं होता, ऐसा कुछ शेड्यूल है? या नीड नहीं लग रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर अपने पास हैं, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सब बेटा प्लानिंग करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी 9 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं। 9 पार्टिसिपेंट्स इज आउट ऑफ 30। आई थिंक इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन एंड गुड साइन, है ना, फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। तो मुझे इससे रिलेटेड थोड़ा सा बेटा आप लोगों से बातें करनी थी या कुछ जानना था। क्या सिचुएशंस है? कोई भी आप लोग चाहो तो चैट बॉक्स पे बेटा मैसेज डाल सकते हो, या चाहो तो डायरेक्टली भी आप बोल सकते हो। फील एक्सर्ट या लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं रहता? आई मीन ऑब्वियसली बॉटनी है, फिजियोलॉजी चल रही है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, थोड़ा सा बोरिंग तो रहता ही है। क्या क्या मतलब, क्या पोजीशन क्या है? हम समझ नहीं पा रहे हैं आप लोगों को की जो कंडीशन है। अच्छा, पता नहीं। ओके, जाहिर सी बात है जो लोग आ रहे हैं कंसिस्टेंटली वो शायद वरीड होंगे अपने आप को लेकर के या अपने टॉपिक्स को लेकर के, इसीलिए शायद ये लोग ज्वाइनिंग में हैं। जो लोग नहीं आ रहे हैं डेफिनेटली या तो इंटरेस्टेड फील नहीं होता है, और या तो फिर लाइटली ले रहे होंगे कि कोई खास सेंस नहीं है, चलने तो ऐसा जैसा भी चल रहा है। हाँ, गर्ल्स तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स लगभग लगभग डेली रहती है, हालांकि ढेर सारी गर्ल्स अभी भी गायब हैं। कुछ परमानेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि हमेशा रहते हैं, वो तो रहते ही हैं, उनसे तो खैर कोई शिकायत नहीं है। ओके, एंड ऋतिक, आप काफी टाइम आप बेटा गायब रह रहे हैं, क्या बात है? थोड़ा सा मुझे इस बारे में जानना है बेटा, डिस्कस करना है। ऋतिक गायब है, प्रशीक गायब है,
प्रशांक गायब है, एक निमित्त करके थे, निमित्त तो शुरुआत से ऐसे कुछ 4-6-10 लेक्चर के बाद गायब चल रहे हैं। गर्ल्स में भी बहुत सारी गर्ल्स बेटा एब्सेंट रह रही हैं। लगभग ये कुछ गर्ल्स हैं जो कि डेली आती हैं, कुछ हैं जो थोड़ा-सा लेट हो जाती हैं। तो मुझे बेटा मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग ना मज़ा नहीं आ रहा है, सही बात बताऊँ तो। मतलब जब आपने अपनी क्लास में 300-300 बच्चे पढ़ाए हो ना, तो और अगर आपकी क्लास के बच्चे फिर सडनली 30 के बाद फिर 10 में आ जाते हैं ना, तो फिर लेक्चर लेने का उतना फ़ील नहीं आता, मज़ा नहीं आता। तो बस लेक्चर लेने का कारण ये है कि यहाँ पे कुछ 4 से 10 बच्चे हैं, है ना, जो कि कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली लेक्चर पे फ़ोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, इसलिए ऐसा फ़ील होता है कि चलो जो बच्चा आता है उसका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो मुझे इस बारे में थोड़ा-सा जानना था आपसे। एंड मैंने निशान सर से भी कहा था कि सर कुछ बच्चे जो एब्सेंट रहते हैं उनको बोलिए, ऑफिशियल कॉल करिए और कॉल करके या कॉल करवाइए, उनको बोलिए कि क्यों एब्सेंट हो रहे हैं, या तो आपको कारण बताएं या हमें कारण बताएं, बट शायद उनको भूल गया या पता नहीं क्या हुआ। खैर चलो स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे आए उनका तो लॉस नहीं ही होना चाहिए, है ना? चलिए, तो लास्ट लेक्चर तक बेटा अपन ने डिस्कशन कर लिया था। ग्लाइकोलिसिस को शायद अपन ने स्टार्ट किया हुआ था। रेस्पिरेशन में अपन जंप कर चुके थे, रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन हो गया था और अपन ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को बेटा अपन स्टार्ट कर रहे थे। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस का आई थिंक थोड़ा एक ओवरव्यू हमने आपको दे दिया था कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन में आपको क्या और किस तरीके से जो सिनेरियो मिलेगा, किस तरीके से जो 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 रेस्पिरेटरी स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। आई मीन अपन अगर हम डायरेक्टली कहें तो अपन बेटा सेल्युलर रेस्पिरेशन के बारे में अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? सेल्युलर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, वहां पे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। एक रफ ओवरव्यू हमने बेटा आपको बना के दे दिया था और आज अपन प्रॉपरली ग्लाइकोलिसिस में इंटर करते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत बातें वहां पे ग्लाइकोलिसिस की बेटा हमने करी हुई थी, बट अब हम बेटा उसको प्रॉपरली थोड़ा सा लेकर के चल रहे हैं और यहाँ पे हम बेटा बताएंगे डिटेल्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। डिटेल्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अच्छा हाँ, एक और बात थी यार बेटा, मुझसे निशांत सर ऐसा कह रहे थे कि आप लोगों के बैच में कुछ बच्चे थे या शायद बहुत सारे बच्चों ने ऐसा जा करके मतलब ऐसा बताया है कि जो आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट 1 आवर की नहीं होती हैं। आई मीन 1 आवर में से कुछ कम टाइम के लिए होती हैं। तो हालांकि ऐसा हमारी तरफ से तो नहीं होता, अगर कभी एक आध बार हो गया होगा देन उसके लिए सॉरी, और उसको हमने कंपनसेट करने की कोशिश जरूर से बेटा की होगी। और अगर ऐसा कुछ फील हुआ करे तो आप फ्री हैं, फील जस्ट फील फ्री टू डिस्कस विथ मी, है ना? मतलब आप मुझसे भी ये चीजें बेटा डिस्कस कर सकते हैं। एंड आपकी जो भी समस्याएं हैं क्लास से रिलेटेड या टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप हमसे भी डिस्कस करेंगे तो आपको वही सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है? मतलब ऐसा मत समझिएगा या ऐसा मत सोचिएगा कि अरे सर तो अलग इंस्टीट्यूट में है या दूसरे इंस्टीट्यूट में है तो उनसे डिस्कस किया जाए या ना किया जाए, कैसा फील करेंगे। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, हम जस्ट नॉर्मल ही बेटा फील करते हैं। फिलहाल हम आपको सब्जेक्ट या टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप हमारी क्लास में हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एज अ स्टूडेंट और फैकल्टी यहाँ पे बेटा कनेक्टेड है। यहाँ पे अब इंस्टीट्यूट उतना मैटर नहीं करता हमारे लिए। ठीक है? तो अगर हमने आपको कोई टॉपिक डिस्कशन किया है तो आप बहुत आसानी से उस टॉपिक से रिलेटेड या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या ड्यूरिंग क्लास जो भी आपको क्लास से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो आप हमसे बेटा डिस्कस कर सकते हैं, उसमें हेजिटेट होने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? और बाकी के आपके जो जो बैचमेट्स हैं, ठीक है, उनको आप चाहें तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं चैप्टर्स, चूंकि अपने आई थिंक प्लांट फिजियोलॉजी के ज्यादा चैप्टर नहीं बचे हुए हैं। रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जल्दी बेटा खत्म होगा। और अब जितने भी चैप्टर हैं, रेस्पिरेशन हुआ, देन इसके बाद हार्मोन एंड वाला जो चैप्टर है या ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ये सारे के सारे चैप्टर बेटा बहुत टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी अपने ये सब चैप्टर खत्म होंगे।
फोटोसिंथेसिस के पहले तक का जो पोर्शन था या फोटोसिंथेसिस तक का वो डेफिनेटली टाइम टेकिंग था, ठीक है। तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता हो, अदरवाइज आप तो फिर आ ही रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। देखो जब जब बेटा अपना ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो अब थोड़ा सा यहाँ पे अपने को ओवरव्यू लेना पड़ेगा ग्लाइकोलिसिस की। मतलब ये है कि अभी थोड़ी देर के लिए आप अपने ब्रेन में ये हटाइए कि हम प्लांट की ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल हटाइएगा ब्रेन से। आप मतलब यहाँ पे ना आप मॉडल का जो जो इंट्रोडक्शन है या मॉडल्स को उसको थोड़ा सा आप बेटा हटाइएगा, ठीक है। हम किस मॉडल पे ये चीज डिस्कशन कर रहे हैं वो थोड़ा सा हटाइएगा, प्रोसेस पे बेटा फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर से अपन इसको बेटा समझ पाएंगे, पहली चीज। दूसरी, अगेन फिर से लास्ट लेक्चर की तरह या शायद उसके और पहले के लेक्चर की तरह बेटा फिर से ये बता दें कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो तो हमारे पास सिलेबस में है ही, क्या नहीं पढ़ना है और कितने लिमिट तक पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए। तो हमारे लिए हमारी ये जो जर्नी है नीट तक की वो थोड़ी सी सिंपल हो जाती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस हुआ या क्रेब्स साइकिल हुआ या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम हुआ, ठीक है, ये जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो जब कभी आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी इन डिटेल्स एज अ पर्टिकुलर ब्रांच या एज अ पर्टिकुलर सेमेस्टर सब्जेक्ट या ईयर सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली वहां पे आपको बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे अपन इन सारी की सारी चीजों को एनसीईआरटी के बिहाफ पे ही या एनसीईआरटी के लेवल पे ही अपन इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरफेस लेवल पे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल डेप्थ में अपन चले जाएंगे, बियॉन्ड द टॉपिक या बियॉन्ड द लेवल बेटा अपन वहां पे एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अपन उतनी ही लेवल पे इसको बेटा डिस्कस करेंगे जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है या जहां से जाहिर सी बात है जहां से नीट में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि अपना प्राइम टारगेट फिलहाल तो नीट है, नीट को अपने को बेटा फोकस करना है, नीट के क्वेश्चंस को बेटा अपने को फोकस करने हैं, ठीक है। तो जब अपन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बारे में बेटा देखते हैं तब पहला जो क्वेश्चन है वो ब्रेन में बेटा आता है कि सर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस किस तरह के पर्टिकुलर सेल में परफॉर्म होती होगी। मतलब ऐसी कौन सी सेल है जहां पे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती होगी बेटा, जहां पे आप बेटा बता सकते हैं इन बोथ सेल। कौन कौन सी दोनों सेल हम कह रहे हैं बेटा इन बोथ सेल, तो कौन कौन सी दोनों सेल हो सकती है यहाँ पे बेटा आपको ग्लाइकोलिसिस देखने को मिल सकती है प्रोकैरियोट्स में भी, प्रोकैरियोटिक सेल, और ये बेटा आपको देखने को मिल सकती है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक दोनों तरह के सेल में ये प्रोसेस बेटा आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा दूसरा बेटा अब अपने पास यहाँ पे पॉइंट आता है कि अब ये होती कहाँ है, साइट क्या है, साइट कहाँ पे ये प्रोसेस बेटा परफॉर्म होती होगी, और क्या दोनों की दोनों सेल में, मतलब इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक और इन केस ऑफ यूकैरियोटिक, क्या इसकी साइट बदल जाती है, क्या इसकी साइट बदल जाती है, या ये सेम साइट पे या ये प्रोसेस सेम साइट पे बेटा परफॉर्म होती है। मतलब ये कि प्रोकैरियोट्स में क्या ये अलग साइट पे होती है, यूकैरियोट्स में क्या ये अलग जगह पे होती है, या ये दोनों में क्या होती है कि सिमिलर साइट पे परफॉर्म होती है, एक ही जगह पे परफॉर्म होती है। तो बेटा इसका आंसर रहेगा सेम साइट, ठीक है। इसकी साइट नहीं बदलती, इसकी जगह बेटा नहीं बदलती है, ठीक है। इट मीन्स दैट इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म पे बेटा ये प्रोसेस क्या होती है, परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म पे ये प्रोसेस बेटा परफॉर्म हो रही होती है, ठीक। ये चीज आपको बेटा यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यहाँ पे ये जो मतलब प्रोसेस है इसमें हो क्या रहा होता है, एग्जैक्टली ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में क्या हो रहा होता है। तो यहाँ पे बेटा पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, किसका हो रहा होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। यहाँ पे बेसिकली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे कौन काउंट हो रहा है बेटा, ग्लूकोज। तो यहाँ पे अपन बेटा बताएंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्यों होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन, इसका आंसर आपको लास्ट क्लास के लेक्चर में बेटा मिलेगा, एक बार इसको ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां पे बेटा हमने आपको बताया था ऐसा इसलिए अपन कहते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, अपन बेटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे CO2 का रिमूवल नहीं होता या CO2 रिलीज नहीं होती है ड्यूरिंग द होल सोल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस।
नो एनी CO2 मॉलिक्यूल रिलीज्ड, एक भी CO2 रिलीज नहीं हो रहा है, इसलिए अपन ने इसको क्या कह दिया, पार्शियल ऑक्सीडेशन कह लिया। अच्छा, इसके अलावा और इसका रिजल्टेंट क्या होता होगा, क्या रिजल्टेंट होता होगा बेटा, तो अपन ने देखा था जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो अल्टीमेटली क्या होता है, दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ATP और NADH बेटा फॉर्म होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ATP एंड NADH फॉर्म। ठीक है, ये सारी बातें लगभग लगभग अपन ने पिछली बार भी अपन ने कर ली थी। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें, यहाँ पे देखो अब अभी दो चीजें अभी यहाँ पे बेटा अभी हम और यहाँ पे आपको बेटा बताएंगे, दो पॉइंट्स यहाँ के, दो चीजें यहाँ पे क्या हो सकती हैं वो ये होंगे बेटा, देखिएगा ये जो प्रोसेस है ना ग्लाइकोलिसिस की, ये बेटा ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको दो चीजें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। पहला तो इसका अल्टरनेट नाम क्या था, also known as EMP pathway। EMP पाथवे, क्यों बेटा इसको अपन EMP पाथवे बेटा क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इसके रिसर्चर के नाम पे था। ठीक है, सो गिवन बाय या डिटेल गिवन बाय EMP, फुल फॉर्म आपको लास्ट लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में बेटा मिल जाएगा, वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है। वेल यहाँ पे जानना ये है कि होता क्या है, तो यहाँ पे बेटा जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड में बेटा कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये दो पायरुविक एसिड बेटा लगभग लगभग 3 कार्बन वाले होते हैं, ये हमारा 6 कार्बन का था, यहाँ तक की तो बात नॉर्मल थी। 10 स्टेप बेटा यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, कितने, 10 स्टेप बेटा रिक्वायर्ड है। हम बार बार 10 स्टेप क्यों कह रहे हैं, ये अभी आपको बेटा कंफर्म होगा। अब देखो, जब भी अपन इन सारे के सारे स्टेप्स के बारे में बेटा जब अपन अभी अब जब डिस्कशन करेंगे ना, तो ध्यान में रखना, ध्यान में आपको क्या रखना है कि इन पूरे के पूरे स्टेप्स में आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या सबस्ट्रेट यूज हुआ, क्या सबस्ट्रेट यहाँ पे बेटा यूज हुआ है, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है राइट पार्ट में, ऑल्सो नोन एज बेटा, ऑल्सो नोन एज। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आपको उसको बेटा ध्यान में रखना है कि 10 स्टेप में ये कंप्लीट हो रही है, और ईच एंड एवरी स्टेप में, है ना, इन ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू फोकस ऑन द substrate, you have to focus on the products, and you have to focus on the enzymes too। ठीक है, मतलब फोकस करना मतलब आपको यहाँ पे देखना है कि भैया क्या सबस्ट्रेट यूटिलाइज हुआ है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और क्या एंजाइम लग रहे हैं। वेल, दूसरी बात फिर से बताते हैं, आपको हर एक स्टेप में यूटिलाइज होने वाले एंजाइम को याद करने की जरूरत नहीं है फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। हाँ, हर एक स्टेप में यूटिलाइज होने वाले एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कुछ एक जगह के एंजाइम्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको बेटा हम बताते चलेंगे कि कहाँ पे आपको बेटा ज्यादा फोकस करना है। वेल, ये ध्यान में रखना कि 10 स्टेप की ये जो प्रोसेस होती है, इस 10 स्टेप की प्रोसेस में अपने को 2 फेज बेटा देखने को मिलेंगे। एक अपने को क्या मिलेगी, प्रिपरेटिव फेज, और एक आपको बेटा क्या मिलेगी, पे ऑफ फेज। यहां तक भी अपन ने बातें कर ली थी। आउट ऑफ 10 याद रखना, आउट ऑफ 10 3 steps, almost 3 steps out of 10, almost 3 steps are reversible, sorry, are irreversible, ठीक है ना। 3 स्टेप क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। रेस्ट जितने के सारे हैं बेटा वो रिवर्सिबल है। ठीक है, रेस्ट और रिवर्सिबल, रेस्ट और रिवर्सिबल। ठीक है, यही 3 स्टेप कौन कौन से हैं वो आपको बेटा ध्यान में रखना है। तो हम चलिए यहाँ पे बता देते हैं, 3 स्टेप्स आर इरिवर्सिबल। हम यहाँ पे एरो बना करके लिख दे तो चलेगा क्या, ऐसा ब्रैकेट में कौन कौन सा स्टेप होता है। देखो, फर्स्ट स्टेप जो होता है, थर्ड स्टेप जो होता है, और अपना जो 10th स्टेप होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और 10th ये जो स्टेप है, ये बेटा कैसे हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। बाकी सारे के सारे रिवर्सिबल स्टेप होते हैं। ये बेटा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। क्लियर है, यहाँ तक की बातों में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई खास प्रॉब्लम आनी चाहिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट शीट पे लेके चले, यहां तक आप लोगों ने होप कर लिया होगा। नेक्स्ट शीट पे लेकर के चल सकते हैं क्या? वेल चलो, एक और बात यहाँ पे अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे, देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता होगा, इस प्रोसेस में क्या होता होगा। तो हम ये कहते हैं बेटा कि चलो यहाँ पे अपने पास मान लो कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज बन गया है अपना 6 कार्बन का ग्लूकोज यहाँ पे बेटा बन गया है। कहाँ पे बना हुआ होगा, हम इसको मान लो बोलते हैं लीफ सेल में। कहाँ बना हुआ होगा? लीफ सेल में बेटा ये बन गया होगा। अब इसके साथ क्या हो सकता है, ये बेटा रूट सेल तक ट्रांसपोर्ट होगा। हमने कल ही बेटा बताया था रूट सेल डिपेंडेंट होती है लीफ सेल पे, है ना। तो ये बेटा क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। अब यहाँ पे एक पुराना क्वेश्चन इसलिए कह रहे हैं कि पहले भी अपन ने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। ये बताओ कि जब ग्लूकोज रूट सेल तक ट्रांसपोर्ट होगा तो ये किस फॉर्म में बेटा ट्रांसपोर्ट होगा, बताना जरा, किस फॉर्म में बेटा ये ट्रांसपोर्ट होगा, जल्दी बताओ। जब ग्लूकोज रूट तक ट्रांसपोर्ट होगा तो ये किस फॉर्म में बेटा ट्रांसपोर्ट होगा? फ्रक्टोज के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, या कि फिर किसी और फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। दैट्स टू गुड, बहुत बढ़िया बेटा, सुक्रोज के फॉर्म में ये बेटा जाएगा। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे चलिए ऐड कर देते हैं कि ये सुक्रोज के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में ये बेटा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है और यहाँ पे आ गया। अब देखो, जब ये सुक्रोज के फॉर्म में रूट सेल के पास पहुंचता है, मतलब ग्लूकोज पहले सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ होगा, और सुक्रोज में कन्वर्ट होने के बाद, सुक्रोज में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्या होगा, वो जाकर के टूट जाएगा। तो याद रखना सुक्रोज लगभग लगभग अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये बेटा 12 कार्बन का होता है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहां से देखो ये यहां तक पहुंचेगा, है ना, यहाँ पे क्या पहुंचेगा, सुक्रोज, सुक्रोज पहुंचेगा और रूट सेल में जाकर के ये क्या हो जाएगा बेटा, ये टूट जाएगा। तो रूट सेल में जाने के बाद जब बेटा, जब ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, जब ये यहाँ पे जब ये ब्रेक होता है ना, जब बेटा यहाँ पे ये ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद ये बेटा दो फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होगा, ये बेटा टूटेगा किसमें किसमें, ग्लूकोज में, और किसमें टूटेगा बेटा, फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बेटा टूट जाता है। दोनों ही बेटा 6 कार्बन वाली शुगर है। ग्लूकोज भी बेटा 6 कार्बन का है और फ्रक्टोज भी बेटा 6 कार्बन का है। और याद रखिएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों के दोनों ही बेटा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में इंटर कर सकते हैं। दोनों की दोनों ही ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में इंटर कर सकते हैं, मतलब दोनों के दोनों ही एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बेटा एक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? दोनों के दोनों ही एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बेटा एक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये शीट आपकी बेटा आई थिंक कंप्लीट हो गई होगी। लेके चलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट पेज में। तो हमने ये कहा कि वहां पे बोथ, आप यहाँ बेटा लिख सकते हैं, बोथ ग्लूकोज एंड fructose can enter in glycolysis process, ठीक है, can enter in glycolysis process, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में इंटर कर जाते हैं। ठीक, यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक अभी हमने कुछ भी डिटेल नहीं किया। अब देखो, अब अपने को बेटा डिस्कस क्या करना है, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। क्या अपन यहाँ पे अब अपन क्या डिस्कस कर सकते हैं, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ध्यान देना, जब जब हम कह रहे हैं कि अपने को स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस के बारे में बेटा डिस्कस करना है, मतलब हम वहां पे क्या डिस्कस करना चाह रहे होंगे, हम बेटा वहां पे ये देखना चाह रहे होंगे कि जो ग्लूकोज था वो 2 पायरुविक एसिड में 2 पीए में कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, या है ना, ये कैसे वहां पे कन्वर्ट हुआ होगा, या ये जो 10 स्टेप हैं ये किस किस तरीके से बेटा रन हुए होंगे, या वो 10 स्टेप क्या होंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, जब भी आपको बेटा इन स्टेप्स को जब आप स्टडी करोगे तो आपको क्या फोकस रखना है, सबस्ट्रेट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और उसके एंजाइम के बारे में। ऑल्दो फिर से कह रहे हैं, एंजाइम को, इवन सारे के सारे एंजाइम को नीट के लिए फोकस करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इनका इतना ज्यादा डिटेल नहीं है। ठीक है, जब आप उधर चलोगे
आई मीन जब आप कॉलेज में जब आपकी एंट्री होगी, जब आप सीनियर, अभी तो आप जूनियर कॉलेज में होगे, जब आप सीनियर कॉलेज में बेटा जाओगे, वहां पे आपको बायोकेमिस्ट्री फिर से मिलेगी। वहां पे आपको ये सारे के सारे प्रोसेस फिर से पढ़ने पड़ेंगे और फिर आपको डिटेल इलेबोरेटेड फॉर्म आपको मिल जाएगा, तो अब इसका नीड ही नहीं है, चलेगा, है ना। चलो बात करते हैं बेटा स्टेप फर्स्ट की। स्टेप फर्स्ट में क्या होता होगा, ठीक है। अब देखो स्टेप फर्स्ट में इंटर करने से पहले चलो हम आपको ना कुछ की पॉइंट बेटा बेटा चलो कुछ की पॉइंट्स हम यहाँ पे आपके सामने रखना चाह रहे हैं। याद रखना, याद रखना, जब भी किसी भी स्टेप में, जब भी किसी भी स्टेप में ऐसा हो कि एटीपी इन्वॉल्व हो, हम कह रहे हैं एटीपी इन्वॉल्व हो, वो यूज भी हो सकता है, वो रिमूव भी हो सकता है, आई मीन रिलीज हो सकता है, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन भी हो सकता है, या तो एटीपी यूटिलाइज हो सकता है ना। इन्वॉल्वमेंट का मतलब तो दोनों तरीके से होगा, या तो बन रहा होगा या तो यूज हो रहा होगा। तो जब भी किसी भी स्टेप में ऐसा एटीपी इन्वॉल्व होगा, तो याद रखना, याद रखना, और खास तौर से फोकस तो करना जहां पे यूटिलाइज हो रही होगी, खास तौर से फोकस कहां करना, जहां पे कि वो यूटिलाइज हो रही होगी, ठीक है। हाँ, तो जहां पे एटीपी इन्वॉल्व है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस का जो एंजाइम होगा, उस पर्टिकुलर प्रोसेस का जो एंजाइम होगा, वहां पे काइनेज टर्म बेटा लगा हुआ होगा। क्या लगा हुआ होगा? काइनेज टर्म बेटा लगा हुआ होगा। ये आप अपने ट्रिक के लिए याद रखिएगा, ठीक है। टर्म यूटिलाइज्ड, टर्म utilized kinase when ATP involved during reaction. Term utilize kinase for enzyme. एंजाइम को बनाने के लिए या एंजाइम का नाम बनाने के लिए वहां पे बेटा काइनेज टर्म वहां पे यूटिलाइज होगा, इन्वॉल्व होगा एटीपी, यूज होगा, मतलब एटीपी या तो यूज हो रहा होगा या तो निकल रहा होगा, कुछ भी ऐसा प्रोसेस होगी, बट वहां पे ये अपने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और बेटा ट्रिक पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पे एक आपको एजेंट और मिलेगा, या ये कह सकते हो कि रिएक्शन एक्टिवेटर या मेटल एक्टिवेटर तरीके से आप कह लो, या आप ये कह लो कि एंजाइम एक्टिवेटर कह लो, कुछ इस तरीके से आप उसका नाम दे सकते हो। वहां पे एक एजेंट और आपको मिलेगा जो कि हमेशा अपना इंपॉर्टेंट रोल बेटा प्ले करेगा, और उसका नाम क्या होता है? वो होता है बेटा Mg। क्या नाम होता है? Mg। ऑल्सो Mg2+ इन्वॉल्व, ठीक है। ये इन दोनों की बेटा इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक। तो चलिए हमने क्या कहा, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। जब हम स्टेप फर्स्ट की बेटा बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्चुअली हमारा जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का केमिकल स्ट्रक्चर आपने बेटा देखा हुआ है। अपने को चूंकि अपने को यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी, देखो बहुत सारी रेफरेंसेस बुक्स होती हैं, बहुत सारे आप जो लेक्चर्स आपको जो मिलेंगे, चाहे वो रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब के हो या बाकी जगह, वहां पे इन सारी के सारी चीजों का केमिकल स्ट्रक्चर दिखा करके इस पूरी चीजों को ना कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है। इन केस ऑफ बायोलॉजी, हम आपको फिर से कह रहे हैं, इन केस ऑफ बायोलॉजी इनकी इतनी ज्यादा नीड है ही नहीं। नीट लेवल पे इनका केमिकल स्ट्रक्चर जानने का कोई नीड नहीं होता है, ठीक है। आपके बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में कुछ चीजों का वहां पे थोड़ा सा जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बनाया हुआ है, कुछ अमाइनो एसिड का या कुछ फैट का, वो मोर देन सफिशिएंट है। जब आप 12th में बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, 12th में आपको फिर से केमिस्ट्री इन डेली लाइफ मिलेगा, बायोमोलिक्यूल मिलेगा, वो वहां पे आपको केमिकल स्ट्रक्चर वहां पे देखने को आपको मिल सकते हैं, और डेफिनेटली मिलते होंगे क्योंकि वो केमिस्ट्री की बात है। तो इन केस ऑफ बायोलॉजी कोई नीड नहीं है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज का जो 6 नंबर वाला बेटा कार्बन है, वहां पे फॉस्फेट ऐड होता है। वहां पे क्या होता है? फॉस्फेट ऐड होता है, ठीक है। ग्लूकोज का 6 नंबर वाला बेटा जो कार्बन है, वहां पे फॉस्फेट ऐड होगा, तो इसका बेटा नाम क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। क्लियर? अब देखो फॉस्फेट हमने ऐड कराया है, हमने जबरन बेटा फॉस्फेट ऐड कराया है। जब हमने जबरन ऐड कराया कहा, तो डेफिनेटली वहां पे एनर्जी क्या होगी? अपन ने दी होगी,
एनर्जी अपन ने क्या क्या की होगी बेटा, दी होगी। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आपने एटीपी एनर्जी आपने दी होगी, तो यहाँ पे बेटा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में ये टूट जाएगा। हमने क्या कहा था, जब भी कभी भी एटीपी इन्वॉल्व होगी तो यहाँ पे आपको Mg2+ आयन देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे बेटा आपको Mg का इन्वॉल्वमेंट बेटा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अब बताओ, अब यहाँ पे यूटिलाइज होने वाला जो एंजाइम है हम उसको क्या नाम दे दें, जल्दी बताओ। यहाँ पे जो भी ये प्रोसेस है, यहाँ पे यूटिलाइज होने वाले एंजाइम का हम क्या नाम दे दें, पहला। और दूसरा बताओ इस प्रोसेस को क्या नाम दे। वैसे पहले तो ये बताओ कि ये प्रोसेस क्या कहलाएगी। अगर हम इस फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, फॉस्फेट ऐड कराया है। हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में फॉस्फेट ऐड कराया है, तो इस स्टेप को हम क्या नाम दे सकते हैं बेटा, फॉस्फोराइलेशन। क्या नाम दे सकते हैं बेटा, इस स्टेप को हम नाम फॉस्फोराइलेशन, क्या नाम दे दे, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन का बेटा हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक। क्या एंजाइम यहाँ पे बेटा लगाएंगे, बताओ तो जरा, क्या एंजाइम यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा देखो, दो चीजें हम यहाँ पे बेटा यूज कर सकते हैं। अब इसके आधार पे तो ग्लूकोज लगा हुआ है, ग्लूकोज लगा हुआ है ना, और हमने कहा था कि जब यहाँ पे एटीपी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले तो काइनेज लग जाएगा, तो हम इसको बेटा ग्लूकोकाइनेज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हम इसको बेटा यहाँ पे चूंकि ग्लूकोज एज ए सबस्ट्रेट भी है, देखो ग्लूकोज एज ए सबस्ट्रेट भी है, ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट भी है, ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट भी है, ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट भी है, तो हम यहाँ पे एंजाइम ग्लूकोकाइनेज लिख सकते हैं या कि ग्लूकोज काइनेज लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, जल्दी बोलो। लिख सकते हैं क्या, फटाफट बोलो, लिख सकते हैं क्या, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अच्छा ठीक है, लिख सकते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब लेकिन नहीं लिखते, लेकिन नहीं लिखते, बुक में लिखा रहता है या हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा हेक्सोकाइनेज या हेक्सोज काइनेज। यार ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे हेक्सोज काइनेज क्यों लिखा हुआ है, कारण बताते हैं। इसका कारण पता है, ऊपर वाली लाइन में बेटा छिपा हुआ है, यहाँ पे गौर करना, बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन इंटर इन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे फ्रक्टोज लिखा हुआ हो, और जब यहाँ पे प्रोसेस बेटा फ्रक्टोज के साथ स्टार्ट हो जाएगी तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हो सकता है। अब लो, तो फिर एंजाइम का नाम बेटा क्या करना पड़ेगा, बेटा बदलना पड़ेगा ना। जब यहाँ पे सबस्ट्रेट में फ्रक्टोज आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट में फ्रक्टोज आ गया, तो नाम भी अपने को बेटा बदलना पड़ेगा। एंजाइम का नाम क्या देना पड़ता अपने को, फ्रक्टोज काइनेज। ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जगह कोई और 6 कार्बन वाली शुगर यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि हमने आपको बेटा पहले बताया था कि जो अपना अपना जो कार्बोहाइड्रेट है वो एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक्ट कर सकता है। तो अब चूंकि यहाँ पे इनिशियल जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो बेटा बदल जा रहा है, वो ऐसा हो जा रहा है कि शायद बदल सकता है, तो यहाँ पे हर बार एंजाइम का नाम नहीं बदलना पड़े, इसलिए रिसर्चर ने क्या किया रिसर्चर ने ग्लूकोज या अपनी ये जो फ्रक्टोज है ये कौन सी शुगर है, ये बेटा 6 कार्बन वाली शुगर है, मतलब ये हेक्सोज है, इसलिए इसके कार्बन नंबर के आधार पे बेटा इसका नाम रख दिया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा वही हम कह रहे थे श्रुति, ठीक है। चूंकि ग्लूकोज कैसी है, 6 कार्बन नंबर वाली बेटा शुगर है, 6 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और जितनी भी हेक्सोज हो सकती हैं, याद रखना जितनी भी हेक्सोज हो सकती हैं, लगभग सभी इस प्रोसेस में इंटर कर सकती हैं इन नॉर्मल सिचुएशन। तो बार बार सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट अपना बदलेगा तो इनका नाम बेटा बदलना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, हेक्सोज काइनेज। तो यहाँ पे बेटा अपना जो एंजाइम है इसका बेटा क्या नाम दे दिया, हेक्सोकाइनेज का बेटा यहाँ पे नाम दे दे, ठीक है। अब देखो स्टेप फर्स्ट बेटा आप सीख गए, स्टेप फर्स्ट क्या सीख गए कि भैया फास्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट ऐड कराया जाएगा, कहाँ पे ऐड कराया जाएगा, 6वें कार्बन नंबर पे, तो प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सबस्ट्रेट अपना कौन सा है, ग्लूकोज है। यहाँ पे एटीपी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है क्योंकि अपन फोर्सफुली यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं, तो एनर्जी यहाँ पे लगेगी, और चूंकि एनर्जी लगेगी इसलिए Mg2+ वहां पे नीडेड होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को
को उसको कंटिन्यू करवाने के लिए, और चूंकि हमने बताया था पहले भी कि जब जब एटीपी का इन्वॉल्वमेंट आप यहाँ देखेंगे तो आपको काइनेज टर्म एंजाइम में लगा देना है, दैट इज वेरी सिंपल थिंग। तो एंजाइम क्या मिल गया अपने को, हेक्सोकाइनेज। बेटा स्टेप फर्स्ट यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब अपने को स्टेप फर्स्ट में और कुछ भी नहीं करना। सेकेंड स्टेप में बेटा यहाँ पे क्या होता है, देखेंगे कि सेकेंड स्टेप में बेटा यहाँ पे क्या होता है। ओके, कोई बात नहीं प्रेरणा, इट्स ओके बेटा, आई कैन स्टैंड अबाउट द नेटवर्क सिचुएशन, क्योंकि वो तो एक अनअवॉइडेबल इशू है, तो उसके लिए बेटा कुछ कर नहीं सकते नेटवर्क इशू के कारण। ठीक है, चलता है, क्या किया जा सकता है। वेल अपना जो सेकेंड स्टेप है यहाँ पे बेटा कुछ खास नया नहीं होता, ध्यान रखना। जो जो सेकेंड स्टेप है यहाँ पे कुछ खास नया नहीं होता, बल्कि सिर्फ कन्वर्जन हो जाता है। क्या होता है, कन्वर्जन हो जाता है। मतलब ये कि हमारा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ध्यान देना, हमारा जो बेटा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्चुअल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, या ये कहोगे इसका आइसोमर। अच्छा ये बताओ, केमिस्ट्री में डेफिनेटली ठीक है बेटा प्रेरणा, इसका पीडीएफ हम चलो सेव कर लेते हैं। अभी कितना टाइम है, 1 मिनट टाइम बचा ना, चलो पीडीएफ हम सेव कर ही लेते हैं, और नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये लो, सेव कर लिया, ठीक है। ये बताओ, केमिस्ट्री में आप लोगों ने आइसोमर्स पढ़े होंगे, डेफिनेटली पढ़े होंगे। तो जल्दी बताओ आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो, आइसोमर्स क्या होता है केमिस्ट्री का, बोलो 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 बोलो। फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर चेंज, यही होता है। आई थिंक मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है, डब्बा गुल है मान के चलो, हम तो साफ साफ एक्सेप्ट करते हैं कि बेटा हमारी डब्बा गुल है केमिस्ट्री में, बट इतना थोड़ा बहुत आइडिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर सेम। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में पे बेटा कन्वर्ट हो जाता है, या और इस प्रोसेस को अब अपन क्या नाम दे बेटा, आइसोमेराइजेशन। क्या नाम दे दे, आइसोमेराइजेशन। क्या नाम दे दे, आइसोमेराइजेशन। अब यहाँ पे सोचो, हम यहाँ पे एंजाइम क्या नाम ले लें, एंजाइम क्या लें, यहाँ पे सोचो क्या नाम दे सकते हैं बेटा अपन एंजाइम को। कोई ना कोई आइसोमरेज लगेगा, कोई ना कोई यहाँ पे आइसोमरेज लगेगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यहाँ पे क्या अपन नाम दे दें, एंजाइम का नाम फटाफट जल्दी बोलो बेटा, क्या नाम दे दें। सोचो सोचो, और फिर सोच के बताना, तब तक मीटिंग बेटा